हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एंट्री ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो क्विज स्टार्ट होने वाला है, अभी 6 बज चुके हैं। आपको बताया था कि 4 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक लगातार 100 क्वेश्चन का क्विज चलता रहेगा। डेली एक टॉपिक के क्विज होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे आज का जो सेक्शन है वो हिस्ट्री का सेक्शन है, और इसी क्विज में जो अच्छा परफॉर्म करेगा, इसी वीडियोज़ के आधार पर 14 अगस्त को मेगा क्विज हमारा है। जिस मेगा क्विज में जो टॉप के 3 विनर्स होंगे उनको 3-3 हज़ार रुपये का कैश प्राइज़, 3,000 रुपये नगद दिए जाएंगे 3 कैंडिडेट्स को, जो टॉप के 3 होंगे। और बाकी भी कई सारे और भी प्राइजेस हैं जो आपको आगे बताया जाएगा। अब ये जो क्विज़ है, इसी क्विज़ के माध्यम से आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा जोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी जो तैयारी है, महीनों से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, जो तैयारी हमारी प्रभावित हुई है, उसका असर थोड़ा सा कम किया जा सके। तो इस क्विज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्विज का जो वीडियो है, ये जो लाइव चल रहा है, इसमें आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जिन लोगों ने इस चैनल को, हमारे एंट्री ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक सबसे पहले करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कंपटीशन आपका थोड़ा सा बढ़े। कंपटीशन में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। बताएं कि आपको 100 क्वेश्चंस आज होंगे, 100 सवाल होंगे, और इन्हीं 100 सवालों के जवाब आपको देने होंगे बारी बारी से। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देते चले जाइएगा, हम भी फटाफट आपको आंसर बताते चले जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो शुरू करते हैं, आपका समय ज़्यादा खराब न करते हुए डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो आज का हमारा सेक्शन है हिस्ट्री का। तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की और उनका नाम देवनागरी में अंकित किया। ठीक है, तो किस शासक ने? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी है मोहम्मद गौरी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है इल्तुतमिश। तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? तो जिनको इसका आंसर सही पता हो रहा है, जिनको इसका आंसर सही पता है, उसको फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाइए, ABCD करके देते चले जाइए। वहाँ भी ऑफिशियली इसका आंसर आपको बताया जाएगा और हम भी बताएंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम शासक ही आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन मुस्लिम शासकों में कौन था? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन था जिसने लक्ष्मी की सिक्कों की आकृति अंकित की और उस पर अपना नाम भी लिखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मोहम्मद गौरी। हालांकि आपको बताया तो मोहम्मद गौरी ने वो सिक्का इशू नहीं किया था, जो सिक्का पहले से चल रहा था उसी पर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा दिया था। तो ऑप्शन बी था, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है, और इसमें उसका जो नाम मिलता है, देवनागरी का मतलब होता है हिंदी, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तो वही देवनागरी में, हिंदी या संस्कृत, उसी में उसका नाम मिलता है मोहम्मद बिन साम। तो इसमें मोहम्मद बिन साम जो नाम लिखा हुआ है, ये मोहम्मद गौरी का ही नाम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल दरबार में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आरोप लगाया कि अकबर इस्लाम का दुश्मन था, यानी अकबर इस्लाम का विरोधी था। अकबर थोड़ा सा लिबरल शासक था, तो जो कट्टर जो इस्लामिक जो लेखक थे, उनको लगता था कि इस्लाम विरोधी, जैसे अकबर के बारे में हम लोग क्लासेस में डिस्कशन किए हैं, आपको बताया भी था कि अकबर एक उदार शासक था, लिबरल शासक था, उसने धार्मिक रूप से उदारता दिखाई थी, और जो कट्टरवाद का वो सपोर्ट समर्थन नहीं करता था। तो इसी से जो कट्टर उलेमा वर्ग था उससे चिढ़ता था। ऑप्शन आपके सामने है बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास कासरवानी और निज़ामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर आपको बता दें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे कट्टर जो लेखक था उस समय का, वो था बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी उसका पूरा नाम था। तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का विरोधी कहा और इस्लाम का दुश्मन कहा कि ये कट्टर इस्लामिक परंपराओं को नहीं मानता था, थोड़ा सा लिबरल था। तो बाकायदा बदायूनी ने अपनी जो किताब लिखी थी, तो उसमें अकबर के खिलाफ जो भी उसने आरोप लगाए थे, उन आरोपों की सूची तैयार की और कहा कि इसने इस्लाम की जगह, इस्लाम की कीमत पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। हालांकि थे ही अकबर के दरबार में ही, लेकिन फिर भी अकबर के उदारवादी विचार से ये प्रभावित नहीं था। चलिए, इसके बाद आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के बारे में है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे बरीद कहा जाता था? बरीद, तो जो बरीद होता था, ऑप्शन है शिल्पकार, बी ऑप्शन है सुल्तान के अंगरक्षक, सी ऑप्शन है सरकारी खजाने के प्रभारी अधिकारी, और डी ऑप्शन है जासूस या समाचार संवाददाता।
तो दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो बरीद वर्ड पॉपुलर हुआ था, ये पॉपुलर हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना मार्केट सिस्टम लगाया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगाई थी। तो उसमें बरीदों का काम होता था कि वो जासूस की तरीके से घूमते रहते थे और मार्केट की जो सूचनाएं हैं वो अपने ऊपर के अफसरों तक पहुंचाते थे कि कहीं जो ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइस फिक्स किया गया है सुल्तान के द्वारा, कोई व्यापारी उससे ज़्यादा पर सामान बेच रहा है। तो इसमें जो बरीद का ऑप्शन होगा, बरीद क्या था, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि बरीद क्या था, जासूस था। जो समाचार जो था, मार्केट की जो खबरें थी वो ऊपर अपने अफसरों को नियुक्त किया जाता था, उसको पूरा बरीद मुमालिक भी कहा जाता था। ठीक है, तो सभी जानकारी वो रखते थे। क्लियर। चलिए, तो ये था तीसरा क्वेश्चन हमारा। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी करेक्टली मैच्ड नहीं है। ए ऑप्शन है बाज बहादुर मालवा, बी ऑप्शन है सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, सी ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर और डी ऑप्शन है कुतुब शाह गोलकुंडा। तो आपको बता दें, इनमें जो मालवा का दिया हुआ है बाज बहादुर, ये बिल्कुल सही मैच्ड है। बाज बहादुर मालवा के ही थे। जब अकबर के समय में आदम खान ने वहाँ पर आक्रमण किया था तो बाज बहादुर ही शासक थे और उनकी वाइफ थी रूपमती। तो बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानियाँ बड़ी फेमस हुई। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ए मैच्ड है। बी ऑप्शन जो है सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन है कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह उसका नाम था, तो कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा का ही सुल्तान था। तीसरा ऑप्शन जो इसमें है सी यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह जो था ये बीजापुर का था, न कि अहमदनगर का था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी सी ऑप्शन का जो पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का ना होके बीजापुर का था। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में चला गया है, प्राचीन इतिहास का सवाल है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव विक्रमशिला महाविहार का स्थल था, जो पाल कला का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, पाल काल का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तो विक्रमशिला जो महाविहार थी, इसके बारे में ऑप्शन दिया गया है अंतिचक, बी है अफसद, सी है बसड़, डी है चंदिमो। तो इसका सही आंसर है एक्चुअली जो विक्रमशिला महाविहार था। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ABCD जो भी आपको लगता हो उसको करते चले जाइए। तो जो विक्रमशिला महाविहार है, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, मिडिवल हिस्ट्री जब प्री मिडिवल शुरू होता है तो उस समय बंगाल में पाल वंश का शासन हुआ करता था। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। तो धर्मपाल ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। और ये जो विक्रमशिला महाविहार है, ये जो था ए ऑप्शन जो आपका है अंतिचक जगह पर ही इसकी स्थापना की गई थी। तो पांचवें का ए ऑप्शन सही होगा। ये जो विक्रमशिला था ये बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र था, पाल काल का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। हालांकि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो मुस्लिम आक्रमणों में एक बख्तियार खिलजी नामक योद्धा था, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था और बख्तियार खिलजी ने पूरा विक्रमशिला, नालंदा, जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय थे सबको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर रख दिया था। ठीक है, तो गांव कौन सा था? अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार था, जिसको समाप्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मराठों द्वारा चौथ और सरदेशमुखी संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। आपको बता दें, चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स था, एक कर था। ये शिवाजी की देन थी, शिवाजी ने ये दोनों टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे। सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है अपने प्रदेशों का विस्तार करने के लिए, ऑप्शन सी है उसके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए, और ऑप्शन डी है मुस्लिम शासकों के विरोध के कारण। तो इसका सही जवाब जिसको पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए। हमारे बताने से पहले अगर आप बता गए तो आप आगे जाएंगे हमसे। तो चौथ और सरदेशमुखी आपको बता दें कि ये एक तरीके से
चौथ का मतलब होता है कि जो शिवाजी के राज्य के जो पड़ोसी राज्य होते थे, जो पड़ोसी जिनकी सीमाएं इनके राज्य से लगती थी, उसका 1/4 1/4 हिस्सा शिवाजी को देना पड़ता था। और सरदेशमुखी उस क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते शिवाजी उस राज्य की आय का 1/10 एक्स्ट्रा वसूलते थे। यानी अगर 100 रुपये उस राज्य की आमदनी तो 25 रुपये पहले वसूल लेते थे, फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा वसूलते थे। तो ये चौथ और सरदेशमुखी होते थे। और यही आपको बता दें मराठों के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होते थे। मराठों की आय का सबसे बड़ा स्रोत यही चौथ और सरदेशमुखी होता था। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि अभी के दौर में जिसको बोलते हैं ना हफ्ता वसूली, गुंडा टैक्स, ज़बरदस्ती, कि अगर सीमाएं मिल गई मराठों से किसी की तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे, अगर चौथ नहीं दिया तो कर देंगे, हमला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हमें चौथ दे रहे हैं। तो यानी एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी आप कह सकते हैं कि अगर जो राज्य चौथ नहीं देते थे उन पर ये हमला कर देते थे। तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि मराठा जो क्षेत्र था, मराठवाड़ा रीजन था, वो एग्रीकल्चर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बहुत बढ़िया विस्तृत खेती वहाँ पर नहीं होती थी, उबड़ खाबड़ पठार था। तो आय का स्रोत बढ़ाने के लिए चौथ और सरदेशमुखी वसूलना इनकी मजबूरी थी। ठीक है, चलिए। और इसी चौथ और सरदेशमुखी ने मराठों के विस्तार में बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो ऑप्शन है छठे का ए, आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन मुगलों के अधीन काजी उल कुजात के कार्यालय का सही अर्थ? यानी जो मुगलों के समय में काजी उल कुजात जो ऑफिस होता था वो क्या था? ऑप्शन है वित्त विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी है सार्वजनिक नैतिकता का सेंसर, ठीक है, यानी सार्वजनिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाला, सी है न्याय में सर्वोच्च अधिकारी, और डी है दान का प्रभारी। ठीक है, तो ये जो काजी उल कुजात होता था, नाम से ही लग रहा काजी, तो काजी का मतलब न्याय व्यवस्था जो होता था। तो ध्यान रखेंगे ये जो काजी उल कुजात होता था, ऑप्शन इसका सी सही होगा, न्याय में सर्वोच्च अधिकारी। एक तरीके से काजी उल कुजात का मतलब जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसका जो ऑफिस होता था वो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और उसमें जो व्यक्ति बैठता था वो समझ लीजिए सीजीआई था। तो मुगलों के टाइम का जो चीफ जस्टिस था उसको कहा जाता था काजी उल कुजात। तो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ऑप्शन सी। चलिए 8 नंबर पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल से है फिर से, कि लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू चित्रकार को जहांगीर द्वारा फारस के शाह अब्बास के प्रथम चित्र के लिए भेजा गया था? जहांगीर का शासनकाल मुगलों में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग। ऑप्शन है ए बसावन, बी है बिशनदास, सी है दशरथ, और डी है मनोहर। तो आपको बता दें कि जो जहांगीर था, जहांगीर को पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक था, और खुद बनाता भी था और बनवाने का भी शौक था। तो उसने एक इंटरेस्टिंग एक बड़ा वाक्य किया था कि वो चाहता था कि शाह अब्बास से बड़ी उसकी दोस्ती थी, तो वो चाहता था कि शाह अब्बास की एक तस्वीर, जैसे आज हम लोग सेल्फी लेते हैं, एक दो लोग मिलते हुए सेल्फी लेते हैं, तो उसको भी एक इच्छा थी कि शाह अब्बास के साथ गले मिलते हुए उसकी एक तस्वीर बने। तो उसने अपने चित्रकारों को कहा कि भाई उसकी और शाह अब्बास की तस्वीर बनाइए। तो उसके पेंटर्स ने पहले जहांगीर की पेंटिंग आधी तैयार की, फिर आधी गए वो ईरान में, फारस जिसको कहा जाता था उस समय, और वहाँ के शाह अब्बास की तस्वीर फिर से बनाई। ठीक है, तो ये सब जहांगीर का शौक था। इसके लिए उसने शाह अब्बास के पास जिस चित्रकार को भेजा गया था उसका नाम था बिशनदास। बिशनदास वो हिंदू थे लेकिन बहुत अच्छे चित्रकार थे, और उसकी चित्रकारी से जो फारस का शाह अब्बास था वो बड़ा खुश भी हुआ था। और जब वहाँ से वो वापस लौटा तो उसको वापस लौटते समय वहाँ के शाह अब्बास ने एक हाथी, बड़ा एलिफेंट, एक हाथी भी गिफ्ट किया था। ठीक, चलिए, तो आंसर हुआ 8वें का बी, बिशनदास को जहांगीर ने फारस के शाह अब्बास के पास भेजा था। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का सवाल। पृथ्वीराज रासो के अनुसार माउंट आबू के अग्निकुंड से निकलने वाले 4 राजपूत वंश हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई ने किताब लिखी थी। ऑप्शन है प्रतिहार चौहान गढ़वाल कलचुरी, ऑप्शन बी है परमार चंदेल चौहान चालुक्य, ऑप्शन सी चौहान कलचुरी चंदेल और प्रतिहार, ऑप्शन डी प्रतिहार चौहान चालुक्य और परमार। इसमें जो भी सही लगता हो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए।
ये जो अग्निकुंड की कहानी आपको बताई कि चंद्रबरदाई ने लिखी थी, बेसिकली पहली बार इस अग्निकुंड के सिद्धांत का इस्तेमाल था वो पद्मगुप्त ने एक किताब लिखी थी नौ सहस्रांक चरित। तो उस नौ सहस्रांक चरित में सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया था। बाद में कई सारे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए, जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा। तो उसमें पृथ्वीराज रासो ने कहा कि आबू पर्वत पर एक पवित्र अग्नि जलाई गई, हवन कुंड जलाया गया, हवन किया गया, और उसी हवन से 4 नायक निकले। उन्हीं 4 नायकों से 4 राजपूत वंशों का निर्माण हुआ। जो 4 राजपूत वंश है, प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन डी में आप देखिए लिखा हुआ है प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार। तो ये जो 4 वंश थे, चंद्रबरदाई के अनुसार जो आबू पर्वत पर अग्निकुंड हुआ था, उससे 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। तो जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, पूर्व मध्यकाल में दिया जाता है कि कैसे उत्पत्ति हुई। तो उनमें एक जो बड़ा सिद्धांत चलता है वो अग्निकुंड का सिद्धांत चलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 9 का डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर भारत के निम्नलिखित 2 राजवंशों में किसने राष्ट्रकूटों का सामना किया। तो राष्ट्रकूटों का जो सामना हुआ था, आपको बता दें, उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के। राष्ट्रकूटों का साउथ में तो बहुत होता था, क्वेश्चन नॉर्थ से है। तो ध्यान रखेंगे, एक जब हर्ष की मौत हुई तो उस समय कन्नौज एक बड़ा केंद्र बन चुका था। तो उसी कन्नौज की सत्ता के अधिग्रहण के लिए लगभग माना जाता है कि 850 ईस्वी तक भारत में एक त्रिपार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष चला। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल बंगाल के थे, प्रतिहार इधर पश्चिमी भारत के थे और राष्ट्रकूट दक्षिण से थे। तो इन्हीं तीनों ने कन्नौज को लेकर संघर्ष किया था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट दिया हुआ है, तो अगला होगा पाल और प्रतिहार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, पाल और प्रतिहार। इन्हीं लोगों ने राष्ट्रकूटों का सामना किया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित राजपूतों में से किस शासक ने खुद को ब्रह्मक्षत्र कहा, ब्रह्मक्षत्रीय कहा, यानी खुद को ब्राह्मण क्षत्रिय का मिला जुला रूप कहा। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन होगा बंगाल में सेन वंश का शासन था, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में 11th एंड 12th सेंचुरी में बंगाल में शासन कर रहा था। तो उसी सेन वंश के जो शासक थे हेमंत सेन, तो सेन वंश ने के जो शासक थे हेमंत सेन, उन्होंने खुद को ब्रह्मक्षत्र कहा था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला ये 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजहरनामा जारी किया था, यानी किसने मजहर जारी किया था। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, आलम शाह। तो इसमें बहुत आसान है, ये अकबर था जिसने मजहरनामा जारी किया था। तो मजहरनामा का मतलब होता है कि अकबर ने खुद को धार्मिक मामलों का स्वामी, सुप्रीम लीडर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी खुद को धार्मिक मामलों का प्रमुख बना दिया था। इससे उलेमा वर्ग का जो प्रभाव था वो कम हुआ था। ये मजहरनामा अकबर ने 1579 में जारी किया था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, मराठा सेना, मराठा पैदल सेना, इन्फेंट्री कहते हैं उसको। मराठा पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी थी, यानी सबसे नीचे नायक, हवलदार, जुमलादार, हजारी। तो ध्यान रखें, मराठा इन्फेंट्री जो पैदल सेना थी, तो मराठा में पैदल सेना के जो सिपाही होते थे उनको पाइक कहा जाता था। तो 9 पाइक अगर मिलते थे, 9 पाइक पर एक नायक होता था, 10 नायकों पर एक हवलदार होता था, 3 हवलदार पर एक जुमलादार होता था और 10 जुमलादार पर एक हजारी होते थे। यानी सबसे नीचे पाइक, उसके बाद फिर नायक, उसके बाद फिर हवलदार, उसके बाद फिर जुमलादार, उसके ऊपर फिर हजारी। तो इनमें से पाइक नहीं दिया हुआ है, तो नायक, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नायक सबसे नीचे की श्रेणी थी, हालांकि इसके नीचे भी इनमें से अगर पूछा जाए तो नायक होगा, लेकिन सबसे नीचे कौन था, तो पाइक था। 14 अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किस जैन दार्शनिक को दी। तो अकबर ने अपना जो एक फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादत बनवाई थी, इबादत खाना। तो उसमें पहले इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाता था, फिर बाद में अकबर ने क्या किया कि इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। तो उसमें जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग आए, जिसमें अकबर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हरिविजय सूरी से। तो हरिविजय सूरी से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुआ था कि जिसके बाद उसने मांसाहार कम कर दिया था, मीट मांस खाना कम कर दिया था और छोड़ा था, मांस खाने की निंदा की और शाकाहार की तरफ वो हुआ था।
तो अपने शाकाहार की तरफ जो अकबर का झुकाव था ये करने का श्रेय हरिविजय सूरी को जाता है। तो इसी से हरिविजय सूरी को ही अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हरिविजय सूरी। क्वेश्चन नंबर 15 कौन खानकाह का सही अर्थ है? खानकाह, खानकाह जो होता है सूफीज़म का एक वर्ड है। सूफी में जो होते थे, तो जहाँ सूफी संत लोग रहते थे, जो गुरु रहते थे, उनको खानकाह कहा जाता था, जहाँ वो लोग रहते थे। ठीक है, सूफी फकीर लोग। जैसे मठ होता है ना, मठ में साधु संत लोग रहते हैं, खानकाह में सूफी संत लोग रहते थे। जो इनके सूफी संत होते थे उनको पीर कहा जाता था, उनके जो चेले होते थे मुरीद कहा जाता था। पीर मुरीद का संबंध होता था, उसी में खानकाह एक वर्ड होता था जहाँ ये लोग रहते थे। तो इसका ऑप्शन होगा 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय कला की विशेषताएं जिन्हें भारत में मस्जिदों के निर्माण में अपनाया गया था। कमल, कमल गुंबद, अलंकरण। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय कला की विशेषताएं, जो भारतीय कला से, क्योंकि उस समय जो कला का विकास हुआ, स्थापत्य का विकास हुआ, तो केवल ऐसा नहीं था कि बाहरी चीज़ें थी, इस्लामिक पद्धति के साथ भी भारतीय पद्धतियों को जोड़ा गया। तो इसमें तीनों को ही मिलाया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, यानी ऑप्शन डी होगा। 16 का डी, तीनों को मिला दिया गया था। अगला सवाल है 17 नंबर अरब विद्वानों में से किसने वाराणसी में 1 दशक तक संस्कृत और खगोल का अध्ययन किया? तो संस्कृत और खगोल का अध्ययन करने वाला जो विद्वान था, जिसने लगभग 10 साल तक बनारस में रहा था और वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, पूरी शताब्दी उसको डेडिकेट की गई है। किताबुल हिंद उसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अल-बरूनी अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत, ज्योतिष, गणित वगैरह का भी बहुत, भूगोल का भी अच्छा जानकार था। तो इसका आंसर होगा 17 का ए, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है 18 अमीर खुसरो द्वारा इनमें से कौन सी किताब लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 किताबों के नाम दिए गए हैं। कुरान सरें, तहकीक़-ए-हिंद, मिफ्ताहुल-फुतूह और नूर-ए-सिपहर। तो ध्यान रखेंगे, ये जो तहकीक़-ए-हिंद है, इसी तहकीक़-ए-हिंद को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तो चाहे तहकीक़-ए-हिंद कहें, चाहे किताबुल हिंद कहें, ये अल-बरूनी की रचना है। ठीक है, बाकी तीनों इसकी अमीर खुसरो की रचना है। तो तहकीक़-ए-हिंद को हटा दीजिए, 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन 19 मुगल काल के संदर्भ में इलायची या सफ़ीर शब्द का अर्थ है। तो सफ़ीर शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये इसका सही जवाब होगा। जो उस समय राजदूत होते थे, जो एक देश से दूसरे देशों की यात्रा करते थे, जो राजा की तरफ से ऑफिशियली भेजे जाते थे, तो राजदूतों के लिए सफ़ीर वर्ड का इस्तेमाल होता था। तो 19 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सफ़ीर। 20 मुगल तोपखाने के संदर्भ में नरनाल क्या होता था? नरनाल नाम से ही लग रहा है, नर यानी आदमी। ठीक है, तो आदमी के ऊपर एक छोटी सी तोप बांध देते थे, उसी को नरनाल कहा जाता था। तो 20 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नरनाल। ठीक है, 21 निम्नलिखित में से किताबुर-रहला के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, जो किताबुर-रहला थी, इसका जो राइटर था वो इब्न बतूता था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कुछ समय तक दिल्ली के काजी के रूप में भी नियुक्त किया था। ये जो किताबुर-रहला है, ये माना जाता है कि उस समय सल्तनत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे खास बात जो अल-बरूनी ने इब्न बतूता ने लिखी है, वो सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था है, जो पोस्टल सिस्टम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 दिल्ली सुल्तानों में से किसने अनाज पर ज़कात को समाप्त कर दिया? तो अनाज पर जो ज़कात को समाप्त किया, उनमें से जो सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर, ज़कात हालांकि धार्मिक कर था, ये अमीर मुसलमानों से लिया जाता था, अमीर मुसलमानों से लेकर गरीब मुसलमानों को दिया जाता था। तो सिकंदर लोदी ने उस समय अनाज की जो कमी हो गई थी, हालांकि थोड़े समय के लिए कमी हुई थी, उसी कमी को दूर करने के लिए ज़कात हटा दिया था अनाज पर से। बाद में हालांकि बाकी के सुल्तानों ने भी इसको कंटिन्यू रखा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 अपने दक्कन यानी दक्षिण अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर था। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में केवल एक ही बार दक्कन गया था,
उसके बाद वो कभी नहीं गया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सल्तनत में समृद्धि है उसमें दक्कन का खजाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि बहुत लूटमार मचाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्कन अभियान थे सब के सब उसकी तरफ से मलिक काफूर ने किए थे। ठीक है, तो मलिक काफूर ही अलाउद्दीन की सेना का कमांडर था जिसने दक्कन अभियान किए। ऑप्शन ए सही होगा। इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले गुलाम था। इसको नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का वफादार बना। तो इसका ऑप्शन होगा 23 नंबर क्वेश्चन का ए, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है 24 इब्न बतूता इनमें से किस एक देश का यात्री था? तो अभी आपको बताया 24 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका के में है, अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिम अफ्रीका का देश है मोरक्को। रबात उसकी राजधानी है। और ये उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और इसी ने एक किताब लिखी थी, किताबुर रहला। 25 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान सिंध में कई हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित किया। उन्हें के अधिकार से हिंदू धर्म में फिर से घर वापसी हुई जिसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो उनको फिर से जिसको मोहम्मद बिन कासिम के दौरान जो मुसलमान बनाया गया था, देवल स्मृति के अधिकार से, देवल स्मृति ऋषि देवल ने लिखी थी और इसी में कैसे वापस अपने हिंदू धर्म में वापसी कराई जाए इसके बारे में लिखा गया है। तो उसका 25वें का ऑप्शन होगा ए, देवल स्मृति। अगला क्वेश्चन आ गया मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से अगला सवाल है क्योंकि एंशिएंट मिडिवल तो मिडिवल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक आए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न के क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आधुनिक भारत से है। 1916 लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये जो लखनऊ पैक्ट था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आया था। ये इसलिए किया गया था कि 1909 का एक एक्ट आया था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। उस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग मान लिया गया था। सांप्रदायिकता माना जाता है, यहीं से शुरू हुई थी। इसी को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया 1916 में समझौते के साथ, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेशन लखनऊ में ही हो रहा था, तो फिर दोनों ने समझौता कर लिया। यही कांग्रेस की पहली गलती मानी जाती है कि मुसलमानों के अलग अधिकार को मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी किस देश में थी, किस देश में आधारित थी? तो जो गदर पार्टी, ध्यान रखेंगे, जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए वो केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कई सारी क्रांतिकारी संस्थाएं बनी थी, जिसमें एक क्रांतिकारी संस्था थी गदर पार्टी। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, USA। और अगर और डिटेल में जाएं तो USA का कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को। कब हुआ था? 1913। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जैसे आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पहले अध्यक्ष W.C. बिंद्र जी, फिर 1886 में हुई दादा भाई नौरोजी, और फिर जो 1887 में हुई थी, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। और ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 87 वाला, ये मद्रास में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, 28वें का डी ऑप्शन। फिर आ जाए 29 तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशक। ठीक है, पब्लिशर कौन थे? तो ध्यान रखेंगे जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी ये 1843 में रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो तत्वबोधिनी किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। ये कलकत्ता से चलता था, ये एक मासिक पत्रिका थी, मंथली मैगजीन थी। अगला क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर सवाल। तो 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे संथाल विद्रोह, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ध्यान रखेंगे ये संथाल विद्रोह उस समय वायसराय हुआ करता था, कैनिंग गवर्नर जनरल था, उसी के समय 1855-56 में हुआ था। यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की क्रांति, उसके ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी, 30 का बी, 1855-56। अगला क्वेश्चन है 31
निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? नमक सत्याग्रह दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नमक कानून टूटा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बारे में आपको क्लासेस में समझाया था। तो ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसमें फिर बाद में मई में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के अफ्रीका के दौर के जो साथी थे अब्बास तैयब जी बूढ़े थे, 70 साल की उम्र में थे, लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ही नेतृत्व संभाला था इस नमक सत्याग्रह का। ये इनके अफ्रीका के ज़माने के साथी थे। तो 31 का आंसर होगा सी, अब्बास तैयब जी। अगला क्वेश्चन आते हैं फटाफट। 32 जिनको आंसर पता चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए। इसको यही सारी चीज़ें बेस बनेंगी आपको आगे इनाम मिलने की। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कम्युनल इलेक्टोरल, यानी हिंदू मुसलमानों का विभाजन। तो ये सबसे पहले आया था 1909 के मिंटो मॉर्ले एक्ट में। 1909 का मिंटो मॉर्ले एक्ट, जिसमें मिंटो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था और उस समय मॉर्ले जो था वो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उसी मिंटो मॉर्ले एक्ट में सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरल किया गया था मुसलमानों के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी। और वही भारत में कहा जाता है कि जो सांप्रदायिकता का जनक डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में हुआ था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसी के बाद पटेल जी राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं और बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने उनको उपाधि दी थी सरदार की। तो 33वें का ऑप्शन सी। 34 नंबर, वायसराय द्वारा जांच के लिए नियुक्त हंटर आयोग ने क्या किया? तो ये जो हंटर आयोग नियुक्त किया गया था ये 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो उसी जलियांवाला बाग घाट के कांड की जांच के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे, लोगों के अंदर गुस्सा था, तो उसी में एक 8 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, जिसमें 3 भारतीय 5 अंग्रेज थे, जो हंटर आयोग के नाम से जाना गया, हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। हालांकि इस हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए जो उस समय पंजाब का गवर्नर था माइकल ओडायर, उसको बिल्कुल दोष रहित माना था, उसका कोई गलती नहीं मानी गई। और जो गोली चलाई थी जनरल डायर, उसको भी सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, कहाँ से? तो विनोबा भावे ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये था महाराष्ट्र में एक जगह है पवनार में ही इनका आश्रम था, विनोबा भावे का विनोबा आश्रम के नाम से था। तो महाराष्ट्र के पवनार से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और यही जो विनोबा भावे थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही माने जाते हैं, फर्स्ट सत्याग्रही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन 1852, 1853, 1854, 1855। तो ध्यान रखेंगे टेलीग्राफ और रेलवे दोनों एक ही साल में शुरू किए गए थे, 1853। तो 1853 इसका सही आंसर होगा, 36वें का बी। तो आगरा से कलकत्ता के बीच टेलीग्राफ लाइन 1853 में पहली बार डाली गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखा जाए कौन कौन सही आंसर दे रहा है। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। ये एक बहुत बड़े पारसी विद्वान थे, टीचर भी थे, कपास कॉटन के एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, व्यापारी भी थे। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था कि कैसे धन का निष्कमन भारत से इंग्लैंड की तरफ हो रहा है। तो इन्हीं को सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आसान सवाल है, लेकिन कन्फ्यूजन दे दिया गया है। अप्रैल का नाम महीने का नाम दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। बोल भी दिया मैंने, अप्रैल 1853। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से बम्बई के,
बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से लेके ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था डलहौजी, तो डलहौजी के टाइम पर ही सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। अगला ऑप्शन फिर से हम लोग प्री मेडिवल में आ गए कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्रिपार्टी स्ट्रगल है, वो किस लिए था। तो आपको बताया था कि उस समय कन्नौज जो था वो उसको महोदय नगर कहा जाता था, हर्ष की राजधानी थी, एकदम समृद्ध रिच सब था। तो उसी समृद्धि पर कब्जा करने का प्रयास तीनों कर रहे थे। तो कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष था, कन्नौज ही सत्ता का केंद्र बना हुआ था उस समय। तो 39 का ऑप्शन होगा सी, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, 40, क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय वस्तुओं की खपत को प्रोत्साहित करके, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार के विरोध में, या भारत में जिम्मेदार सरकार को पेश करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता के कारण। तो इसका आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये पहले शुरू नहीं हुआ था। ये बंगाल विभाजन के विरोध में जो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन, उसी के बाद ब्रिटिश सरकार का आर्थिक रूप से बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। तो 40वें का आंसर होगा ए, बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में। पहले बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, यही कन्वर्ट हो गया स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41, 41, नोआखाली किस राज्य में है? तो नोआखाली है, नोआखाली इसलिए फेमस है कि ये जो नोआखाली है, यहाँ पर जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जब भयानक दंगों की शुरुआत की, डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू की, तो उसी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के जवाब के रूप में भयानक दंगे हुए थे और सबसे भयानक दंगे नोआखाली में हुए थे। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी भी जो थे वो भी नोआखाली में ही थे। ठीक है, और ये जो नोआखाली है उस समय पूर्वी बंगाल में था, अब वो बांग्लादेश के हिस्से चला गया है, चिटगांव के पास है नोआखाली। पहले इसका नाम भलुआ हुआ करता था, बाद में इसको नोआखाली कर दिया गया। ठीक है, तो नोआखाली कहाँ पर है? बी ऑप्शन, बांग्लादेश। ये उस समय 47 के दंगों के लिए जाना जाता है और गांधी जी की भी लोकेशन 15 अगस्त 47 को ही नोआखाली में हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52, फिर से मेडिवल में हम लोग आ गए। किस लड़ाई के कारण मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी उस समय सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में और बाबर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था भारत में, उसी वजह से उसकी लड़ाई होती है। हालांकि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये बाबर की भारत के लिए पहली लड़ाई नहीं थी, ये भारत का 5वां हमला था। 5 बार हमले कर चुका था और पहला हमला जो हुआ था उसका 1519 से शुरू हो चुका था। लेकिन जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो पानीपत के बाद अफगानों को हरा दिया था, तो यहीं से माना जाता है कि मुगलों की नींव पड़ गई भारत में। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा क्या थी? यानी दिल्ली सल्तनत में जो दरबार में क्या कौन सी भाषा चलती थी? तो ध्यान रखेंगे उस समय पर्शियन लैंग्वेज जो थी, फारसी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। तो दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत काल की जो दरबारी भाषा थी या आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसने पारित किया? ऑप्शन है कैनिंग, लिटन। ऑप्शन ए है कैनिंग, बी है लिटन, सी है हार्डिंग और डी है रिपन। तो ध्यान रखेंगे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878, इससे भी समझ में आता है, ये वर्नाकुलर का मतलब होता है जो देसी भाषाएं होती हैं। तो ये लाया गया था कि उस समय जो भारत के जो न्यूज़पेपर थे, जो अखबार छपते थे जो भारतीय भाषा में, तो वो एक नेशनलिस्ट अप्रोच रखते थे, राष्ट्रवादी, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती थी, भारतीयों की तारीफ की जाती थी। तो उसी अखबारों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। एक तरीके के सेंसरशिप एक्ट था, मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी उस समय। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ये उस समय लाया गया था लिटन के द्वारा। लिटन ही उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उस ज़माने में कहा जाता था गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट का मतलब
गला दबाने वाला। तो ये केवल देसी भाषा के अखबारों के लिए था, अंग्रेजी भाषा में जो न्यूज़पेपर चलते थे उनके लिए ये नहीं था, उनको इससे बाहर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 45 यानी 44 का आंसर क्या होगा? लिटन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 45, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? यानी जिस 15 अगस्त को जो भारत को सत्ता सौंपी गई, तो 15 अगस्त ही क्यों, ये डेट कहा गया कि 15 अगस्त क्यों? तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त को जो भारत को सत्ता सौंपी गई, यानी 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है, इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नहीं, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को की गई, 31 दिसंबर को की गई थी। इसी दिन, बी ऑप्शन है, इसी दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी है, अंतरिम सरकार के गठन की वर्षगांठ। नहीं, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन डी है, एडमिरल माउंटबेटन के पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। तो जापानी सेना ने जो सरेंडर किया था, जापानी सेना का जो सरेंडर हुआ था जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, तब जाके 15 अगस्त 1947 को जापान ने सरेंडर किया। तो 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था, उसी 15 अगस्त की याद में 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो 45 का क्या आंसर होगा? डी, उसी दिन जापान ने सरेंडर किया था। ठीक है, और सरेंडर जिसके सामने किया गया था वो माउंटबेटन ही उस समय जो दक्षिण पूर्वी एशिया का कमांडर था, माउंटबेटन ही था। तो वो चाहता था कि इसी दिन को यादगार बनाया जब भारत को भी इसी दिन छोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया? यानी जो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, वो कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान रखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर सेशन में किया गया था। इसका डी ऑप्शन सही होगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने सबसे पहले लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 47 होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या राजेंद्र प्रसाद? ध्यान रखेंगे होम रूल मूवमेंट जो था, होम रूल लीग का जो आंदोलन था, ये आयरलैंड से इंस्पायर्ड था। उसी को आगे बढ़ाने के लिए एनी बेसेंट आई थी और एनी बेसेंट ने तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की थी, लेकिन तिलक ने पहले शुरू किया। तिलक का जो होम रूल था, आपको बता दें, अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ, और जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 1916 में हुआ था। तो पहले तिलक का था। तो होम रूल की शुरुआत तिलक ने की। हालांकि एनी बेसेंट भी थी, लेकिन एनी बेसेंट ने सितंबर 16 में किया, तिलक ने अप्रैल 16 में किया। 47 का आंसर सी। 48, सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? नहीं, गांधी जी सबसे पहले कब अरेस्ट हुए थे? तो ध्यान रखेंगे 1906, 1908, 1913, 1917। तो ध्यान रखेंगे गांधी जी सत्याग्रह के लिए सबसे पहली बार जो अरेस्ट हुए थे वो 1908 में हुए थे, साउथ अफ्रीका में। तो पहली जो जेल यात्रा, हालांकि सत्याग्रह अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था सबसे पहली बार, तो सबसे पहली बार जो गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था 1906 में हुआ था, वो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ही किया था। लेकिन जो जेल यात्रा थी गांधी जी की, सवाल पूछा है जेल कब गए थे पहली बार, तो 1908। 48 का बी। अगला क्वेश्चन है 49, भारत में पिट्स बिल किसने पेश किया? तो ध्यान रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में आया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल करेगी, और इसको पेश किया था हेस्टिंग्स ने। 49 का ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन 50, गांधी जी किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को पाटने का प्रयास करते हैं? ठीक है, यानी जो आर्थिक रूप से असमानताएं देश में है तो उसको पाटने का सबसे बड़ा काम क्या होगा? पहला है ऑप्शन ए मशीनरी का उन्मूलन, बी है ग्रामोद्योग की स्थापना, सी है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे गांधी जी का जो सिद्धांत था वो था ट्रस्टीशिप, सी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये गांधी जी ने दिया था। इसमें कहता है कि जो अमीर लोग होंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो ट्रस्टी होंगे, और जो उनकी फैक्ट्री है, उनकी जो कंपनी है, वो एक ट्रस्ट होगी। तो अपने यहाँ मजदूरों को वो मजदूर न समझें कि उनको कल्याण करना है।
तो जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी थी, ये महात्मा गांधी की जो थ्योरी थी, ये इंडस्ट्रीज़ के नज़रिए को दिखाती है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट फ़ायदा कमाने के लिए नहीं, ट्रस्ट के तरीके से लोगों का भला करने के लिए, जन कल्याण के लिए काम करे। चलिए, तो 50 क्वेश्चन हो गए, हम लोग आधे सफ़र तक अपने पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद फटाफट अगला सफ़र शुरू करते हैं। अगला सफ़र शुरू होने से पहले पानी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर सवाल आपके सामने है। अब तक आधा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अब 50 क्वेश्चन और बचे हैं। 100 क्वेश्चन का हम लोग का टारगेट है, उसको पूरा करना है ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकें। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? वो इज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था, ऑप्शन दिए हुए हैं चालुक्य, पल्लव, चोल, उदयन। तो ये जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी पूछा है, चालुक्य, पल्लव, चोल और उदयन, तो बाकी तीनों डायनेस्टीज़ हैं, बाकी तीनों राजवंश दिखाई दे रहे हैं। राजा का नाम एक ही है, डी ऑप्शन, उदयन। ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु मगध साम्राज्य का था और हर्यक डायनेस्टी थी, हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश के जो पहले राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार का जो लड़का था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का ही लड़का था उदयन। और इस उदयन और अजातशत्रु में एक बात कॉमन थी कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाई थी और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, उदयन। अगला क्वेश्चन है 52, 52 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में से निम्नलिखित में से किसने नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की? तो जो गोल्डन कॉइन्स थे सबसे पहले किसने शुरू किए जो रेगुलर रहे? ऑप्शन है कुषाण, सातवाहन, चौहान और गुप्त। तो ध्यान रखेंगे लगभग 100 AD के आसपास एक कुषाण राजा था विम कड़फिशस, उसी ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया, गोल्डन कॉइन इशू की। यह सोने का एक दिनार था जिसमें भगवान शिव की आकृति इस पर थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कुषाण। कुषाण राजवंश है और अगर सवाल पूछ दिया राजा कौन था तो राजा था विम कड़फिशस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले जाएं। अगला क्वेश्चन है 53। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत कितने राज्यों में विभाजित था? तो ध्यान रखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, उत्तर पश्चिम भारत था, सिकंदर के हमले के समय 28 राज्यों में, 28 स्टेट्स, 28 राज्यों के बीच विभाजित था। और यही जब सिकंदर आक्रमण करता है 326 BC, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हमला किया था। तो उसकी जो सबसे बड़ी टक्कर हुई थी झेलम नदी के तट पर, जिसे हाइडिस के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम नदी के तट पर लड़ाई हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, तो जिसमें सिकंदर जीत गया था, पोरस की पराजय हुई थी। तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 राज्य थे, उन्हीं 28 राज्यों में एक था पोरस। चलिए, अगला क्वेश्चन है 54, 54 नंबर सवाल आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? जो विक्रम कैलेंडर था, 48 BC, 50 BC, 57 BC या 53 BC? तो ध्यान रखेंगे ये जो विक्रम संवत है, जिसको विक्रमी संवत कहा जाता है, जो हिंदू धर्म जिसको फॉलो करता है, हिंदू धर्म जिसको मानता है, तो इसकी शुरुआत मालवा के एक राजा थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, पराजित किया था 58 BC में। और उसी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में 58 BC में हराया था। और उसके ठीक अगले साल यानी 57 BC में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत ऑप्शन सी 57 BC में शुरू की और बताया कि यही भारत में जो हिंदू धर्म जिसको फॉलो करता है। और आपको बता दें नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर यही है, विक्रम संवत ही है। अगला क्वेश्चन है 55, गुप्त संवत, जो गुप्ता कैलेंडर था। गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है? 78 AD, 78 BC, 230 BC, 320 BC, 300 BC। तो इसमें जो गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, जो गुप्ता कैलेंडर का शुरू हुआ था, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चारों ऑप्शन में जैसे 320 BC लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वो BC नहीं था, वो AD था, ईसा पूर्व। तो इसको ईसा पूर्व कर लीजिएगा। तो इसका जो 55 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा, 320 AD ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो शुरुआत थी वो चंद्रगुप्त ने की थी, वो जब अपने गद्दी पर बैठा था 319-320 में। तो इसी 319-320 में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है 56, 56 नंबर क्वेश्चन, जुआनसांग भारत कब आया था? जुआनसांग ये नाम केवल घुमा दिया गया है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली इसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ह्वेनसांग कहते हैं। जुआनसांग उसका चाइनीज नाम आ गया।
तो ह्वेनसांग भारत कब आया था? 380 से 413, 413 से 418, 629 से 645 या 712 से 713। तो जो जुआनसांग या ह्वेनसांग था ये उस समय उत्तर भारत के एक बहुत बड़े सम्राट थे। हर्षवर्धन के टाइम पर आया था और उसका जो आने का समय काल था हर्षवर्धन के ही समय का काल था 629, 629 से 645 तक ये भारत में रहा था। उस समय हर्षवर्धन शासक थे और ये भारत की यात्रा करता है, सम्राट हर्षवर्धन से मिलता है, पुलकेशिन से मिलता है, बंगाल, आसाम सब की यात्रा करता है और यहाँ से बहुत सारी नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा खासा वर्णन लिखा है ह्वेनसांग ने और यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियाँ और किताबें लेके गया था चाइना में, जिसको चाइनीज़ में उसने ट्रांसलेट किया। तो उस समय भारत का इतिहास और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का एक अच्छा खासा स्रोत इस जुआनसांग या ह्वेनसांग ने तैयार किया था। किसी ने कन्नौज को बताया कि कन्नौज किस तरीके से एकदम विकसित शहर था, सभ्यता का केंद्र बिल्कुल था और उसने ही बताया था कि जो हर्ष था वो फीशिया जाति का था। फीशिया यानी उस समय वैश्य कहा जाता था। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, आर्य कहाँ से भारत आए? आर्यों का जो ओरिजिन है ये सवाल पूछा गया है। पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण भारत। तो ध्यान रखेंगे आर्य लोग जो थे वो लगभग 1500 ईसा पूर्व 1500 BC मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 57 का सी। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है 58, अकबरनामा। अकबरनामा का लेखक कौन था? नाम ही से अकबरनामा है तो अकबर तो लिखेंगे नहीं, अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, तो अकबर कोई किताब उताब नहीं लिखा था। तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी बैजू बावरा। तो इसमें साफ दिख रहा है, आप ऑप्शन गलत भी छांट सकते हैं। बैजू बावरा सिंगर थे, बीरबल एक कॉमेडियन थे, हंसी मजाक करते थे, बुद्धिमान आदमी थे। अकबर बताया पढ़ा लिखा नहीं था, तो ऑप्शन सी अबुल फजल। इसी ने अबुल फजल को, एक्चुअली उसने आईन अकबरी लिखी थी तो उसे आईन अकबरी का जो खंड था वो अकबरनामा था। अगला क्वेश्चन है 59, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? जो स्लेव डायनेस्टी आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कब स्थापना की थी? 1206, 1278, 1200, 1280। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत आया था, एक्चुअली वो गोरी का गुलाम था, गोरी के समय ही भारत आया था। तो जब गोरी के समय वो भारत आया तो 1192 के बाद गोरी ने ही भारत की सत्ता ऐबक को सौंप दी थी और भारत के राजा की तरीके से व्यवहार कर रहा था। लेकिन एग्जैक्टली जो गोरी जो था वो सुल्तान था और गुलाम था ऐबक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जब गोरी की मौत हो गई तो वो गुलामी से आज़ाद हो जाता है, तो इसलिए उसका शासनकाल 1206 से माना जाता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी 1206 से ही मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1206। तो वही गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना माना जाता है, कब हुई? 1206। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर इब्राहिम लोदी, हुमायूं, बाबर और अकबर। तो इसमें ध्यान रखेंगे अकबर जब बादशाह बनता है तो उसने अपनी उदार नीतियाँ शुरू की थी। उसी उदार नीतियों के तहत उसने गुलाम प्रथा की समाप्ति कर दी, उसी के तहत उसने जजिया समाप्त किया और इसी सिस्टम के तहत उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। धार्मिक भेदभाव के वो खिलाफ हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन होगा डी, अकबर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिनार है, टंका है, रुपया है और स्वर्ण है। गुप्त काल में इनमें से किन सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ? यानी जो गुप्ता पीरियड था उसमें इस समय कौन कौन से सिक्के चला करते थे? तो ध्यान रखेंगे गुप्त काल में इस समय जो सिक्के चला करते थे तो टंका जो था, टंका बहुत बाद का सिक्का था जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया। और जो रुपया था, रुपया उसके भी बाद था, वो शेरशाह सूर्यवंशी ने स्टार्ट किया था। तो जो पहला ऑप्शन है दिनार और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। तो दिनार और स्वर्ण नाम के सिक्के ही गुप्त काल में चलते थे, जिसमें ऑप्शन होगा डी, 1 और 4। ठीक है, बताया कि टंका और रुपया बाद के थे तो उस समय दिनार चला करते थे। 62, और ये जो दिनार का उल्लेख है उस समय गुप्तों के अभिलेख में और बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रति या चंद्रगुप्त? ध्यान रखेंगे जो लास्ट मौर्यन किंग था वो था बृहदत्त, बी ऑप्शन इसका सही है। और इसी बृहदत्त की हत्या 180 ईसा पूर्व में इन 180 BC, उस समय मौर्य साम्राज्य की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अंतिम जो मौर्य राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 62 का बी, बृहदत्त।
63 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना किस राजपूत ने की? तो ध्यान रखेंगे जोधपुर था। ऑप्शन दिया है राव जोधा, महाराणा प्रताप, जोधाबाई या मानसिंह। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, जोधपुर की स्थापना जो थी वो 1459 में 1459 में राव जोधा ने की थी। ये ऑप्शन इसका सही होगा। जो उस समय जोधपुर जो रियासत थी उसकी राजधानी बनाई गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राव जोधा 1459, यानी जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 64 हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर। तो हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर ये किसके दरबारी कवि थे, किसके कोर्ट पोएट थे? दिल्ली सल्तनत का सवाल है। तो ये दोनों जो थे, हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थे। ये फ़ारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बाद में पहले निशापुर में रहते थे, वहाँ से उन्होंने दिल्ली चला। तो इन्होंने ही, हसन निज़ामी ने ही जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखने की शुरुआत की, जिसको ताजुल मासिर कहा जाता है। तो ताजुल मासिर जो था हसन निज़ामी ने ही लिखा था। तो यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है 65 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास हुआ? महायान, बौद्धों में 2 धर्म चलते हैं, हीनयान और महायान। अशोक ए, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। तो ध्यान रखेंगे जो हीनयान और महायान का जो बंटवारा हुआ वो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 AD में, 72 ईस्वी में। वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो वो जो कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में महायान और हीनयान में अलग हो जाता है और महायान धर्म का विकास होता है। और ये जो काल था वो कनिष्क का शासन काल था। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में हुई थी, यानी 65 का आंसर आप लगाएंगे डी कनिष्क। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। चन्ना, देवदत्त, पन्ना या कंथक? तो ध्यान रखेंगे जो कंथक था वो महात्मा बुद्ध का घोड़ा था, घोड़ा उनके कंथक उनके घोड़े का नाम था। और जो देवदत्त थे इनके भाई थे, चचेरे भाई थे। इनका जो सारथी था वो था चन्ना। ठीक है, तो चन्ना सारथी था और जो कंथक था वो घोड़ा था और देवदत्त उनके भाई थे। तो गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ए ऑप्शन है चन्ना, सही है जवाब। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? शास्त्रों का सार यानी शिक्षाष्टक, अष्टक किसने लिखी थी? ए ऑप्शन मीराबाई, बी है कबीरदास, सी है चैतन्य और डी है तुलसीदास। इसकी स्थापना, जो ये शिक्षाष्टक जो थी, एक लोकप्रिय वैष्णव संत थे और समाज सुधारक थे, वो थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको गौरांग, श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शिक्षाष्टक की स्थापना की। तो शिक्षाष्टक की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु। 67 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 68 ब्रह्मसूत्र पर आधारित वेदांत पारिजात सौरभ के ऊपर सरल भाषा में टीका किसने लिखी? तो जो ब्रह्मसूत्र पर वेदांत पारिजात सौरभ की सरल भाषा में जो टीका लिखी गई थी वो टीका किसने लिखी थी? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। तो ध्यान रखेंगे इस पर जो वेदांत पारिजात सौरभ थी ये लिखी गई थी निम्बार्काचार्य द्वारा। निम्बार्काचार्य भक्ति के एक बहुत बड़े संत थे। ठीक है, तो 68 का ए होगा निम्बार्काचार्य, इन्होंने ही ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 69 सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट किंग ऑफ सातवाहना। तो ध्यान रखेंगे सातवाहन का अंतिम शासक पूछा है, तो ध्यान रखेंगे वशिष्ठिपुत्र तो शुरुआत के थे। अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक थे श्री यज्ञ सातकर्णी। ठीक है, तो श्री यज्ञ सातकर्णी ये सातवाहनों के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। तो 69 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा एपिक महाकाव्य? रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, वेद। तो ध्यान रखेंगे इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है रामचरितमानस महाकाव्य नहीं था, वेद तो वेद थे, महाकाव्य नहीं थे। महाकाव्य 2 थे, रामायण और महाभारत। तो इनमें से भी जो लार्जेस्ट है वो है महाभारत। महाभारत जो था
इसकी जो शुरुआत मानी जाती है कि 1st सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC के बीच इसकी कथाएं लिखी गई, सारी बातें इसमें लिखी गई। पहले इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। जय संहिता में पहले कुछ 100 श्लोक थे, बाद में वही बढ़ते बढ़ते महाभारत हुई, जिसमें माना जाता है कि 1 लाख श्लोक है। तो ये जो महाभारत है ये पहले जय संहिता के नाम से जानी जाती है। तो यही भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 71 दक्षिण भारत का कौन सा शासक सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था? आपको बताया कि पहला शासक जो था भीमकोटफिशस उत्तर भारत में। साउथ की अगर बात करें तो सबसे पहला राजा ऑप्शन दिया है पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य, विनयादित्य। तो ध्यान रखेंगे इसमें चालुक्य वंश का चौथा राजा था पुलकेशिन सेकंड, जो 609 से 642 तक राजा था, और इसी ने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था, हर्ष को हराया भी था। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड था इसी ने सोने के सिक्के जारी किया, और दक्षिण भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय राजा था पुलकेशिन सेकंड, यानी 71 का ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन 72 विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में स्थित? तो ध्यान रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, और ये अंतिचक गांव में स्थापित था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 73 मौर्य प्रशासन में कौन सा एक मॉडल था? मॉडल का मतलब है कि जो सिक्कों के बारे में जो उसका मॉडल का मतलब था कि जो सिक्कों के बारे में बातचीत करता हो। तो 73 का ऑप्शन होगा सी, सिक्कों का परीक्षण था मॉडल। तो सिक्कों का परीक्षण मॉडल में शामिल था, 73 का सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 74 मौर्य काल में मापन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो जो मापन का अध्यक्ष था, जो पैमाना जो मापते थे, मापतौल का जो पैमाना था, वो हुआ करता था, इसका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन होता था पर्ण्याध्यक्ष कहा जाता था उसको। पर्ण्याध्यक्ष जो होता था वो मापन का अध्यक्ष हुआ करता था, यानी 74 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 75 इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका सेल्यूकस, मेगास्थनीज, कालिदास या प्लिनी, किसने इंडिका लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे इंडिका जो थी ये सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, जिसको सेल्यूकस ने भेजा था। उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लंबे समय तक रहा भी था, और उसी ने मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्य काल के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी हैं, जिस किताब को इंडिका कहा जाता है। हालांकि इंडिका मौर्य काल के बारे में इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बनता है, लेकिन इंडिका अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है। इंडिका का जो इस्तेमाल है साक्ष्य के रूप में यूनानी इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखे। अगला क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से किस लेखक ने शुंग शासक अग्निमित्र के कामों की प्रशंसा की है? यानी अग्निमित्र जो था शुंग वंश का, किसने इसकी तारीफ लिखी है? ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है अश्वघोष, सी है कालिदास, डी है बाणभट्ट। तो ध्यान रखेंगे अग्निमित्र के बारे में एक किताब लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र की प्रेम कथा बताई गई है, और इसी में अग्निमित्र के बारे में बड़ी तारीफ लिखी गई है। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी गई, ये महाकवि कालिदास ने लिखी, और कालिदास ने इसी मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की तारीफ लिखी है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, कालिदास। ठीक है, 76 का सी ऑप्शन। अगला है 77 किस वंश को ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहा जाता है? तो ब्रह्मक्षत्रिय वंश यानी ब्राह्मण क्षत्रियों से मिला जुला। ए है सेन, बी है पाल, सी प्रतिहार और डी चालुक्य। ध्यान रखेंगे तो इसमें बंगाल में 11वीं और 12वीं शती में शासन करने वाले जो सेन वंश थे, उस वंश को ब्रह्मक्षत्र वंश कहा जाता है या ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहा जाता है। तो 77 का आंसर होगा सी, सेन वंश, ए, सेन वंश। 77 का फिर से बता दें, सेन वंश था बंगाल का, जो 11वीं और 12वीं सेंचुरी में शासन कर रहा था बंगाल में, और इसी लक्ष्मण सेन इसके जो बड़े प्रमुख राजा रहे कि जब बास में बख्तियार खिलजी का हमला हुआ तो इन सेनों ने बंगाल खाली कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 78 किस शासक के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका जवाब हमें लग रहा है आप सबको पता होगा, बहुत आसान सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो इसमें जो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है वो जहांगीर के शासन को कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर
जो था वो बहुत सारे चित्रकारों की वो संगत रखता था और खुद में बहुत अच्छा पेंटर था। वो पेंटर भी अच्छा था और चित्रकारी का विश्लेषण बड़ा अच्छा करता था। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जब कोई चित्र उसके सामने रखा जाता था, अगर कोई चेहरा कुछ चित्रकारों ने मिल के बनाया हो, तो जहांगीर उस चेहरे को देख के बता देता था कि इसकी नाक किसने बनाई है, आँख किसने बनाया है, कान किसने बनाया है। तो खुद चित्रकार था, चित्रकारी का अच्छा विश्लेषण करता था और बाकी चित्रकारियों की उसने फौज पूरी खड़ी कर रखी थी। तो इसका आंसर होगा जहांगीर, डी 78। 79 क्वेश्चन, सर्वोच्च उपहार यानी परम सौगात का खिताब किसने धारण किया था? तो जो परम सौगात की उपाधि थी, ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, बी है जयवर्धन, सी है हर्षवर्धन और डी है प्रभाकर वर्धन। तो ध्यान रखेंगे जो परम सौगात की उपाधि थी, तो परम सौगात राज्यवर्धन की उपाधि थी, जो हर्षवर्धन का भाई था उसी ने खुद को परम सौगात यानी सर्वोच्च उपहार कहा था। हर्ष के पहले वही राजा था। बाद में फिर शशांक के साथ युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में शशांक को हालांकि उसने पराजित किया, लेकिन शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर होगा ए राज्यवर्धन। अगला क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद हैं। इन चारों में से किसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है? शुरुआती वर्णन, सबसे पहला वर्णन। तो ध्यान रखेंगे वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडल है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की पूरी डिटेल दी गई। जो चातुर्वर्ण हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसके उदर से यानी पेट से वैश्य और उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये चारों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था माने जाते हैं, इसकी शुरुआत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी जाती है। तो 80 का क्या होगा? ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है 81 गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के बाद किसने? गुप्तों का राज्य चिन्ह हम लोग गरुड़ जानते हैं, लेकिन गुप्तों के बाद किसने गरुड़ को अपना राज्य की चिन्ह स्थापित किया? ए है पल्लव, बी है राष्ट्रकूट, सी है चोल और डी है वर्धन। तो ध्यान रखेंगे गुप्तों के बाद सबसे ज़्यादा राष्ट्रकूटों ने ही गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। राष्ट्रकूट भी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ को ही माना जाता है और गुप्त वंश भी ज़्यादातर गरुड़ को ही विष्णु वैष्णव ही थे। तो गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था, यानी 81 का ऑप्शन होगा बी यानी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 82 किस वंश ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? सीरिया, मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल। तो ध्यान रखेंगे जो हमारे विदेशी संबंध थे, फॉरेन अफेयर्स थे, दूसरे देशों में संबंध हुआ करते थे, उसकी शुरुआत भारत में बहुत पहले से हो गई थी। और सबसे पहले मौर्यों ने देशों के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के साथ संबंध बनाए थे। फिर बिंदुसार के समय डायमेकस आया था सीरिया से। अशोक ने भी अपने अभिलेख में 13वें शिलालेख में सीरिया के राजाओं का उल्लेख करता है। तो सीरिया के साथ जो राजनीतिक संबंध बनाए गए थे वो मौर्यों ने बनाए थे। हालांकि सीरिया अब थोड़ा बदनाम हो चुका है ISIS की वजह से, ठीक। तो ऑप्शन होगा ए मौर्य। और तीनों जो मौर्य शासक थे, अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य, तीनों के समय सीरिया संबंध बनाए गए थे, दूतों का आदान प्रदान हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? D.R. भंडारकर ए, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है R.P. चंद, डी है विलियम जोन्स। तो ध्यान रखेंगे ये जो सेंड्रोकोटस कहा गया है, सेंड्रोकोटस या उसके एंड्रोकोटस भी कहा गया था, ये चंद्रगुप्त को ही कहा गया है ग्रीको रोमन लिटरेचर में। और सबसे पहले चंद्रगुप्त के लिए इस शब्द का जो प्रयोग था वो विलियम जोन्स ने ही किया है। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस से कनेक्ट किया है। तो इसका ऑप्शन होगा डी विलियम जोन्स। 83 डी। अगला क्वेश्चन 84 किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम। तो ध्यान रखेंगे 4 अश्वमेध यज्ञ जो थे वो ब्राह्मणों का एक राजवंश था, वाकाटक वंश। उसी वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन। तो इस प्रवरसेन ने
4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, ऑप्शन डी। और बताया कि वाकाटक जो ये साउथ इंडिया में थे, दक्षिण भारत में थे, और ये जो राजवंश था ये ब्राह्मणों का राजवंश था। और वाकाटक वंश के बारे में आपको एक फैक्ट और बता दें कि ये जो वाकाटक के वंश था इसके जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। और ये लोग जो थे वाकाटक लोग, ये गुप्तों के समकालीन हुआ करते थे और गुप्तों से इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे। तो प्रवर से प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, 84 डी। अगला क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य पैरों के पास बैठने का वर्णन करता है? अब पैरों के पास बैठने का वर्णन करता है वेदांग, उपनिषद, अरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ। तो ध्यान रखेंगे पैरों के पास बैठना यानी नज़दीक बैठना, नीचे बैठना, तो इसको कहा जाता है उपनिषद। उप का मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना, ठीक है। तो उपनिषदों को साहित्य के रूप में कहा जाता है ये वेदों के पास बैठना। और ये उपनिषद यानी 85 का बी ऑप्शन होगा। उपनिषद आपको बताते हैं भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलॉसफी की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पुस्तकें मानी जाती हैं। भारत का जो दर्शन है वो पूरा उपनिषदों में ही उसका वर्णन मिलता है। और ये जो उपनिषद हैं ये पूरी फिलॉसफिकल व्याख्या है, उसमें कर्मकांड और ये सारी यज्ञ बलि वगैरह की बात नहीं की गई है। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है, बी फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन का जो मूल केंद्र है वो उपनिषद है, बी आंसर से होगा। अगला क्वेश्चन है 86, मूर्ति पूजा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो जो मूर्ति पूजा है आइडल वर्शिप है। ऑप्शन ए है पूर्व आर्यन काल, ऑप्शन बी है वैदिक काल के बाद, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो ध्यान रखेंगे जो मूर्ति पूजा सबसे पहले भारत में मानी जाती है वो 1st सेंचुरी BC के आसपास से शुरू होती है। और सबसे पहले महात्मा बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ, स्टेचूज बननी शुरू हुई और वहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत भारत में मानी जाती है। तो उस समय भारत में जो काल था वो कुषाणों का काल था। तो इस दौरान भारत में 2 कलाओं का विकास हुआ था। एक था मथुरा आर्ट, मथुरा कला बहुत महीन कला थी जो भारतीय शैली थी, और दूसरा था गांधारा आर्ट जो अफगानिस्तान के आसपास विकसित होती है। तो उसमें थोड़ा बुद्ध को हैवी दिखाया गया और इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाया गया। तो ठीक है, तो मूर्ति ध्यान रखेंगे कि मूर्तियों की जो मूर्ति पूजा की जो शुरुआत होती, सबसे पहले पूछा जाए किस देवता की मूर्ति बनाई गई, सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी। बुद्ध और जैन की मूर्तियाँ बनी, तब फिर ब्राह्मण धर्मों में देवताओं की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। और मूर्ति बनने से पहले बुद्ध की जो पूजा होती थी वो सिंबल्स के रूप में होती थी, जैसे खड़ाऊँ है तो चक्र है तो कमंडलू है, इसी प्रतीकों से पूजा होती थी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की शुरुआत भारत में इसी समय से मानी जाती है, 1st सेंचुरी BC के आसपास, यानी उस समय कौन सा काल था, कुषाण काल। 86 डी ऑप्शन सही है। अगला ये 87, ये फिर से एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? अब हस्तिवर्मन, मंत्रज, नीलराज और विष्णुगुप्त। तो ये जो समुद्रगुप्त के समय राजाओं का जो वर्णन है, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, आपको बता दें कहाँ से पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त के समय जो राजाओं का वर्णन दिया गया, तो समुद्रगुप्त का एक इतिहास, इलाहाबाद अब तो प्रयाग कहा जाता है, तो इलाहाबाद से एक प्रयाग प्रशस्ति मिली है। प्रयाग प्रशस्ति एक बड़ा सा पत्थरों पर लिखा हुआ अभिलेख है शुद्ध संस्कृत में। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका जो लेखक है वो हरिशेन को माना जाता है कि हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री और कवि था। तो उसी ने, हरिशेन ने बताया कि समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के किन किन राज्यों को हराया, उनके खिलाफ कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, वो सारी डिटेल हरिशेन देता है। और उसी में बताता है कि जो कांची के राजा उस समय थे विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त पल्लव वंश के थे, पल्लव डायनेस्टी के हुआ करते थे और ये दक्षिण में थे। ठीक है, तो इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, यानी 87 डी विष्णुगुप्त। और इसका सोर्स क्या है? प्रयाग प्रशस्ति जो बाणभट्ट ने, जो हरिशेन ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए फटाफट, बहुत आसान सवाल है अगला 88। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस वंश की है? नटराज के सबसे पॉपुलर, आपके घरों में भी नटराज की एक मूर्तियाँ होंगी जिसमें वो तांडव नृत्य में भगवान शिव दिखाए गए हैं। तांडव नृत्य की मूर्ति में वो एक पैर उठाए हुए, वो हाथ उठाए हुए, ये लगभग घर घर में मिल जाएगी आपको। तो ये जो तांडव के पोजीशन में नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, जो शिव का नटराज रूप है, ये चोलों का है। ठीक है, तो ये कांस्य की प्रतिमा है चोलों की, तो इसका 88 का आंसर होगा ए। ये तांडव नृत्य में शिव का एक आकृति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 89, बहुत अच्छा सवाल है।
इनमें से कौन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था, कंटेम्प्रेरी ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जैसे अभी एलिजाबेथ सेकंड है उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ध्यान रखेंगे जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, तो एलिजाबेथ फर्स्ट का जो रूल था, जो शासनकाल था 1558 से 1603 तक रहा, 1558 टू 1603। और उस समय भारत में बादशाह हुआ करता था अकबर। अकबर का समय का लगभग यही था, 1556 से 1605, और एलिजाबेथ 1558 से 1603। तो एलिजाबेथ प्रथम के समय भारत में कौन था? अकबर। ऑप्शन ए 89। अगला क्वेश्चन है 90। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी, लैंड ग्रांट जो दिए गए? कण्व, ऑप्शन ए, बी है शुंग, सी है सातवाहन, डी और मौर्य। तो कण्व, शुंग, सातवाहन और मौर्य में से किसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया? तो ध्यान रखेंगे ये जो भूमि अनुदान भारत में मिलना शुरू हुआ, जो लैंड ग्रांट्स मिलने शुरू हुए, ये जो दिया गया इसकी शुरुआत की थी सातवाहनों ने, यानी ऑप्शन सी। सातवाहन वंश के शासकों के बारे में बता दें, जो सातवाहन वंश थे ये भी खुद में ब्राह्मण थे, और इन्होंने कर मुक्त लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान देते थे वो भी कर मुक्त, यानी जिस ब्राह्मण को जमीन जान में दी उसको अब कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसकी जो भी इनकम होगी वो ब्राह्मण खुद रखेगा। तो इससे क्या होता था कि उस भूमि पर नियंत्रण खुद ब्राह्मण का हो जाता था, और यही जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में जो सातवाहनों ने देना शुरू किया था, और यही माना जाता है कि भारत में बाद में जो सामंतवादी व्यवस्था शुरू हुई, जो फ्यूडलिज्म शुरू हुआ, तो उस फ्यूडलिज्म सामंतवादी व्यवस्था का बीज यही माना जाता है कि सातवाहनों ने ही डाला था। ठीक, खुद में ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को दान भी दिया करते थे, यानी 90 का सी, सातवाहन। अगला क्वेश्चन 91। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? बलबन, अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो ये जो किताबुल हिंद नामक किताब है ये लिखी थी अलबरूनी ने। ये अलबरूनी जो था ये जब महमूद गंजवी ने भारत पर हमला किया था तो महमूद गंजवी के साथ ही भारत आया था और अपने अनुभवों के बारे में उसने लिखा। अलबरूनी अपने समय का बहुत भारी विद्वान माना जाता है। अरबी फारसी के साथ साथ उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था, वो गणित का भी जानकार था, दर्शन, भूगोल, सारी चीज़ों का जानकार था, बहुत विद्वान था। उसी ने किताबुल हिंद लिखा। इसी को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तो 91 का ऑप्शन हुआ बी। अगला क्वेश्चन है 92। किस सल्तनत के राजा ने अपनी अनुमति के बिना अपने अमीर लोगों के बीच दावतों, त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, यानी कि जो अमीर लोग होंगे वो दावत और पार्टीज वगैरह नहीं करेंगे। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो ध्यान रखेंगे अपनी अनुमति के बिना अमीर लोगों के बीच दावत, त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की जो शुरुआत थी वो बलबन ने की थी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, बलबन। बाद में हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको फॉलो किया था, क्योंकि इससे क्या होता था कि जब अमीर लोग दावत करते थे, पार्टी वगैरह करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो जब वो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आपस में पार्टी वगैरह करते थे, तो इससे क्या होता था कि इनको ये लगता था कि वो लोग आपस में मिलेंगे तो सुल्तान के खिलाफ साजिश करेंगे। तो उनकी साजिश को रोकने के लिए कहा कि भाई आप मिलेंगे नहीं, साजिश कहाँ से होगी, क्योंकि ज़्यादातर जब पार्टियाँ होती तो पार्टियों में ज़्यादातर साजिश की जाती है। तो उसी को रोकने के लिए शुरुआत बलबन ने की थी, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको फॉलो किया था। तो इसका ऑप्शन होगा डी, बलबन। अगला है अवंती, गांधार, कौशल और मगध। 4 ऑप्शन दिए हैं। इस अवंती, गांधार, कौशल और मगध में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित है? अवंती था, गांधार था, कौशल या मगध? तो ध्यान रखेंगे इसमें अवंती और गांधार का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कौशल का महत्व था। कौशल के राजा प्रसेनजित थे, वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। प्रसेनजित ने बौद्ध धर्म स्वीकार भी किया था। और मगध राज्य का जो अजातशत्रु था वो तो पक्का चेला था महात्मा बुद्ध का, और बिंदुसार भी था उनका शिष्य, तो बिंबिसार भी था। तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु जब चढ़ाई करने जाता है अपने दुश्मन के ऊपर, तो बाकायदा विजयी भाव का आशीर्वाद भी महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को दिया था। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा? मगध और कौशल, यानी 2 और 3। तो 2 और 3, सॉरी 3 और 4, कौशल और मगध। तो इसका ऑप्शन होगा सी। बाकी गांधार और अवंती से महात्मा बुद्ध का कोई मतलब नहीं था। सी ऑप्शन, कौशल और मगध।
अगला क्वेश्चन है 94। अब लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं, केवल 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखेंगे तो आगे चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें टाइम, पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, यानी क्वेश्चन सही भी होने चाहिए और कम समय में भी होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इससे परेशान नहीं होने का। इसी स्पीड से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों आपकी सही होनी चाहिए। चलिए, तो 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला या ताजमहल? तो ध्यान रखेंगे, ये जो अलाई दरवाज़ा था 1311 में, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और ये प्रवेश द्वार है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार के बाहर उसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, यानी 94 का ए कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन 95। जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकर ऋग्वेद में वर्णित हैं? यानी ऋग्वेद में किस जैन धर्म के तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, तो उसमें जैन धर्म के जो फाउंडर थे, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। और जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव पहले थे और 22वें थे अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इन दोनों लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 96। किस मुस्लिम राजा ने पहली बार राज्य की कीमत पर हज यात्रा की घोषणा की? ये जैसे आज सरकारें हज सब्सिडी देती हैं, तो उसी तरीके से पूछा गया है कि किस मुस्लिम राजा ने पहली बार राज्य की कीमत पर हज यात्रा करने की घोषणा की? तो ध्यान रखेंगे, ये उदार जो काम है वो केवल कौन कर सकता है? अकबर ही कर सकता है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर तो बहुत कट्टर थे। हुमायूं को इतना समय नहीं मिला था कि इन बारे में सोचा जाए। तो अगर इसके बारे में आपने कभी सुना ना हो तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर दोनों कट्टर थे और हुमायूं को इतना टाइम नहीं मिला था। तो आंसर कौन सा होगा? अकबर। अकबर ने ही सबसे पहले राज्य की कीमत पर, यानी सब्सिडाइज के ढंग से हज यात्रा की घोषणा करवाई थी, लोगों को हज यात्रा पर भेजा था। और उसी ने अपने जो इनके गुरु थे बैरम खां अकबर का, तो बैरम खां के विद्रोह के बाद जब बैरम खां पराजित हुआ तो उसको हज ही मक्का भेजा था हज यात्रा के लिए। हालांकि बाद में गुजरात के में बैरम खां को मार दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 97। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने जैन धर्म को पॉपुलर किया। यशोदा, यशोधरा, चेलना और त्रिशला। तो ध्यान रखेंगे, जो यशोधरा थी वो इनकी महात्मा बुद्ध की वाइफ थी। चेलना जो थी वो चेटक की वाइफ थी। त्रिशला इनकी बेटी थी महावीर स्वामी की। यशोदा जो थी वो इनकी वाइफ थी, यानी ऑप्शन ए। महावीर की वाइफ यशोदा थी, त्रिशला उनकी बेटी का नाम था। और इन्हीं त्रिशला की जो शादी हुई थी जमाली से, तो त्रिशला और जमाली दोनों हस्बैंड वाइफ थे और वही जमाली महावीर के फिर शिष्य बने। ठीक है, चलिए अगला 98। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? महावीर स्वामी का वंश पूछा गया है। शाक्य वंश, जात्रिक वंश, हूण वंश या कौशल? तो ध्यान रखेंगे, ये जात्रिक वंश के थे। जात्रिक वंश नहीं, जात्रिक कुल आप कह सकते हैं। जात्रिक कुल के थे ये, जात्रिक कबीले के थे ये। जाति से क्षत्रिय थे, जात्रिक कबीले के थे और इनका जन्म था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ठीक, तो इसका आंसर होगा 98 का बी, जात्रिक। जात्रिक लिखा हुआ है, जात्रिक आप इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 99। दीन इलाही कब शुरू किया गया? तो जो दीन इलाही की शुरुआत थी वो आपको पता होगा। दीन इलाही की जो शुरुआत थी वो मुग़ल बादशाह अकबर ने की थी और अकबर ने सबसे पहले 1579 में एक मजहरनामा तैयार किया था और ख़ुद को धार्मिक मामलों का प्रधान शुरू किया। और फिर उसी के बाद अगला कदम जो उसका हुआ वो उसने दीन इलाह या डिवाइन फ्लेम नामक एक अलग धर्म की स्थापना की। ये जो काम अकबर ने किया, जो दीन इलाही की शुरुआत की थी, ये शुरुआत किया था इसने 1582, यानी अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी 1582। ऑप्शन डी, 99 डी ऑप्शन, जिसने इसने डी लिखा होगा सही होगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। कालिदास का नाम किस शिलालेख में वर्णित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कालिदास का नाम किस में लिखा है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हनुमकोंडा अभिलेख? तो ध्यान रखेंगे, कालिदास का जो नाम है वो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन
सेकेंड के समय लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, तो उसी रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा था और उसी में इसने कालिदास के बारे में बताया। ये एहोल अभिलेख ध्यान रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने जो लिखवाया था ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। तो वातापी का था पुलकेशिन सेकंड, और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित भी किया था एक युद्ध में। हर्ष ने दक्षिण की तरफ विस्तार करने का प्रयास किया लेकिन उसने पराजित किया। तो उसी पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, तो उसने जो एहोल अभिलेख लिखा उसी एहोल अभिलेख में उसने कालिदास के बारे में पूरा विवरण लिखा है, पूरी डिटेल लिखी है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एहोल अभिलेख। ये जो एहोल अभिलेख है ये एकमात्र सोर्स है जो भारत में हर्ष की पराजय का भी उल्लेख करता है। हर्ष आपको पता है कि बहुत बड़ा विजेता था, और हर्ष से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस मिलते हैं, जितने भी साक्ष्य मिलते हैं, सब के सब ये बताते हैं कि हर्ष एक बहुत बड़ा विजेता था और कभी पराजित नहीं हुआ था। हर्ष की पराजय के साथ पराजय के साक्ष्य यानी हर्ष को किसी ने हराया भी था, तो वो उल्लेख केवल और केवल एहोल अभिलेख से मिलता है कि हर्ष जो था वो नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की तरफ विस्तार करने का प्रयास करता है, लेकिन दक्षिण का विस्तार का प्रयास उसको रोक दिया गया। इसीलिए हर्ष दक्षिण न जाके फिर उत्तर में ही अपने आप को सीमित रखता है, ठीक। चलिए, तो ये हो गए आज के हमारे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दिए होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इसी तरीके से डेली 100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा। हम आपको हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन भी कराएंगे। बाकी और भी एजुकेटर्स आपके होंगे जो आपके साथ होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और 14 अगस्त तक हमारा रेगुलर ये सेशन चलता रहेगा। डेली शाम को 6 बजे 100 क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे और डिस्कस करेंगे। और 14 अगस्त को मेगा क्विज होगा। इस मेगा क्विज का जो विनर होगा, टॉप 3 विनर्स को 3-3 हज़ार रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और बाकी भी कुछ लोगों को कुछ और भी प्राइजेस मिलेंगे, वो बताया जाएगा आगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग कल फिर 6 बजे एक नए सेक्शन के साथ, नए 100 सवाल, और यही 100 सवाल आपके अंदर एक जोश और उत्साह पैदा करेंगे। कम समय में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी और टाइमिंग आपको दोनों को लेके चलना है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में हम लोग लेके चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस यूट्यूब चैनल को हमारे आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब तो एक बार कर दिया, डेली आप लाइव होते रहिए, और डेली 1 घंटे 1.5 घंटे जितना समय लगता है 100 क्वेश्चन कराने में, उसको हम लोग करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अपने साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।